हेलो, नमस्ते। मेरा नाम है एडवोकेट डीसी और आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ आपके ही कमेंट का रिस्पॉन्स। मुझे कई लोगों ने ये बोला है कि मैडम आपने द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की जो है वो सेक्शन 13 की ही बात की है, यानी 13 नंबर की जो सेक्शन है उसी की बात की है। तो एक्चुअली ये एक्ट में और भी कई सारी सेक्शन, और कोई मुझे कस्टडी के बारे में लिख के भेजता है, कोई मुझे सेपरेशन के बारे में लिख के भेजता है, कोई मुझे दूसरे कोई रीज़न के बारे में लिख के भेजता है। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि क्योंकि मैं फैमिली कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ, तो मैंने क्या किया कि जो फैमिली कोर्ट के इश्यू होते हैं, यानी फैमिली कोर्ट में जिस इश्यू की वजह से आया जाता है वो सेक्शन 13 है। कि मोस्टली लोग या तो डिवोर्स लेने आते हैं, या सेपरेशन के लिए आते हैं, या फिर कॉन्जुगल राइट्स के लिए आते हैं। तो मैंने सिर्फ उतनी ही सेक्शन को ली, 13, 9 एंड 10। और 9 एंड 10 अभी तक मैंने पोस्ट नहीं की है, वो जल्दी मैं पोस्ट करूंगी। पर मैं जल्द ही ऐसा हो तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जो है उसकी एक अंडरस्टैंडिंग लेकर आऊंगी। अगर मैं आपको ये एक्ट की बात करूं तो बहुत ही छोटा सा एक्ट है। जिस तरह से दूसरे एक्ट में मैं बात करती हूँ कि कितनी इसके अंदर सेक्शन है, तो अगर हिंदू मैरिज एक्ट की बात करें तो इसमें जो है ना टोटल 30 यानी कि 30 सेक्शन है। अगर आपको मैं यहाँ से बताऊं तो ये इतनी बड़ी बुक है, उसमें सिर्फ इतने पन्ने ही जो है वो हिंदू मैरिज एक्ट के हैं। तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो सेक्शन 1 जो है वो शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट की बात करता है कि कहाँ कहाँ पे ये फैला हुआ है। और इसी एक्ट के अंदर कई सारे वर्ड्स ऐसे यूज किए गए, कई सारे ऐसे टर्मिनोलॉजी यूज करी गई है। वो किस तरह से उसका मीनिंग क्या है, उसका स्कोप ऑफ मीनिंग कितना होता है, उसके बारे में बात की गई है। फिर एक्ट की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होगी, यानी किसको होगी, कहाँ कहाँ होगी, तो बच्चों को, मदर को, फादर को यानी पेरेंट्स को, और हस्बैंड वाइफ स्पाउस को होती है, वो सारी बातें हैं। और उसके बाद जो सेक्शन 3 जो है वो डेफिनेशन के ऊपर, ये जो इस तरह के जो सेक्शन 1, 2, 3 होते हैं ना, ये हर एक्ट में होता है। तो आपको ये यहाँ पे सिमिलरिटी लगेगी जिसके अंदर डेफिनेशन है। जैसे कि कई सारे वर्ड इसके अंदर यूज हुए, टर्मिनोलॉजी यूज हुई है कि फुल ब्लड या फिर हाफ ब्लड का मीनिंग क्या होता है, या फिर प्रिस्क्राइब बोला है उसका मीनिंग क्या होता है, या फिर कस्टम या यूसेज बोला है उसका मीनिंग क्या होता है। इस तरह से बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजीज है जिसकी यहाँ पे इस किताब के अंदर जो है वो एक्सप्लेनेशन देने में आई है। उसके बाद आती है सेक्शन 4, जो ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ एक्ट बताता है कि कहाँ पर ये एक्ट जो है वो ओवरराइड करता है। सेक्शन 5 जो है, यहाँ तक चैप्टर 1 चल रहा था, अभी चैप्टर 2 जब चालू होता है तो इसके अंदर हिंदू मैरिजेस की बात की गई है। तो 5, क्योंकि कोई भी डिवोर्स लेने के पहले पहला मैरिज होना एस्टेब्लिश करना बहुत जरूरी है कि मैरिज भी जो है वो लीगल मैरिज है। तो उसके लिए इसके अंदर बता, क्योंकि तुम अगर हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से, हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर में अगर डिवोर्स लेने आते हो तो ये जरूरी है कि मैरिज भी हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक हुए रहने चाहिए, तो ही हम यहाँ पे डिवोर्स की मांग कर सकते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर सेक्शन 5 हम देखते हैं तो वो कंडीशंस फॉर हिंदू मैरिजेस है। कई सारी कंडीशंस है वो इसके अंदर दी गई है। हम आगे अगर कभी टाइम मिला तो मैं सेक्शन वाइज आपको अंडरस्टैंडिंग दूंगी। और सेक्शन 6 जो है वो गार्डियनशिप इन मैरिज की बात की गई है। 7 जो है वो सेरेमनीज फॉर हिंदू मैरिज, किस तरह की सेरेमनी कंडक्ट की जाती है शादी के टाइम पे, उसकी बात की गई है। फिर इसके अंदर सेक्शन 7A भी है, और 7A को भी बहुत ही डिटेल में समझाया गया है। फिर अगर हम सेक्शन 8 लेते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज, क्योंकि अगर आप मैरिज करते हो, मंदिर में करते हो, आर्य समाज में जाके करते हो, तो उस मैरिज को रजिस्टर किस तरह से करना है, रजिस्ट्रेशन किस तरह से करवाना है, उसके बारे में बात की गई है। और उसके बाद शुरू होता है चैप्टर 3। अभी शादी हो गई तो उसके बाद अगर कोई उनके बीच में मन मुटाव होता है और बीवी या हस्बैंड जो है वो एक दूसरे को छोड़ के चले जाते हैं, या हस्बैंड चला जाता है, अगर अलग रह रहे हो तो माँ बाप के घर पे चला जाता है, या बीवी जो है वो अपने पति का घर छोड़ के मायके चले जाती है, तो ऐसे सिचुएशन में या हस्बैंड या वाइफ जो है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की बात कर सकते हैं। और जो सेक्शन 9 में कहा गया है कि भाई हम बीवी को या हस्बैंड को हमारे साथ रहने के लिए कोर्ट ऑर्डर करें, इस बात से हम कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। फिर सेक्शन 10 जो है वो सेपरेशन का है, जुडिशियल सेपरेशन। कई बार ऐसा होता है कि
पेपर पर डिवोर्स नहीं चाहिए होता है। दुनिया को ऐसा लगे कि हम शादीशुदा है पर हम एक दूसरे के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकते, और हो सकता है तभी हमारे बच्चे भी हो तो बच्चे का एक्सेस, उनकी कस्टडी का भी क्वेश्चन हो, तो सेपरेशन जो है जुडिशियल यानी कानूनी आप दोनों अलग हो पर समाज के सामने आपकी शादी अभी तक भी दिखती है कि आपने किया हुआ है, पर कानून ने आप दोनों को अलग कर दिया, आप दोनों को साथ में नहीं रहना है, नहीं रहना हो तो रह सकते हैं। तो वो सेक्शन 10 जो है वो जुडिशियल सेपरेशन की बात करती है। अगर हम सेक्शन 11 देखें कि जो चैप्टर 4 में आता है तो वो है वॉइड मैरिज, यानी अभी तक हमने जो पैरामीटर्स देखे कि हिंदू मैरिज होने के लिए कि इसे हिंदू मैरिज कहे जाए उसके लिए पैरामीटर्स है, अगर वो पैरामीटर के अंदर फॉल नहीं होता है तो कौन से ऐसे ग्राउंड्स है जिसपे उस मैरिज को वॉइड यानी कि खारिज किया जाता है, उस मैरिज की बात की गई है। उसके बाद है वॉइडेबल मैरिजेस, हाँ तो उसके बारे में सेक्शन 12 में बात की गई है। और फिर हम देखें सेक्शन 13 जो है वो डिवोर्स की बात, क्योंकि पहला तो शादी हुई है, शादी कानूनन हुई है, शादी कानूनन हुई है, उसके बाद अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो हम कॉन्जुगल राइट्स के लिए जा सकते हैं, उसको मना के ला सकते हैं, या फिर हम साथ रह नहीं सकते पर शादी तोड़नी नहीं है तो हम सेपरेशन की बात करेंगे। पर अभी यहाँ पे ऐसा है कि साथ रह भी नहीं सकते और सेपरेशन भी नहीं चाहिए, हमको फाइनली अलग हो जाना है, तो फिर वो यहाँ पर हम जो है वो डिवोर्स का केस फाइल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 13, और उसके अंदर हम बात कर रहे हैं, वो सीरीज मेरी चल रही है, आप वहां पे देख सकते हैं। उसके बाद जो है वो हम लोग देखते हैं सेक्शन 14, नो पिटिशन फॉर डिवोर्स टू बी प्रेजेंटेड विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज, के एक साल बाद क्या क्या सिचुएशन होती है उसके बारे में है। फिर सेक्शन 15 जो है वो बात करती है डिवोर्स पर्सन्स व्हेन मे मैरी अगेन, डिवोर्स पर्सन व्हेन मे मैरी अगेन यानी कि जो डिवोर्स हो गया उसको अगर फिर से शादी करनी हो तो क्या कानून बोलता है। उसके बाद जो है वो सेक्शन 16 जो है वो लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिजेस, कि ऐसे जो शादी है जिसको कानूनन अप्रूवल नहीं मिला है, ऐसी शादियों से अगर बच्चे होते हैं तो फिर उस बच्चों का लेजिटिमेसी यानी वो जायज है या नहीं है उसके ऊपर बात की गई है। और 17 नंबर की जो सेक्शन है वो पनिशमेंट ऑफ बायगमी, बायगमी यानी कि एक पत्नी के होते हुए अगर पति दूसरी शादी कर लेता है तो उसे बायगमी कही जाती है। तो अगर बायगमी होती है, अगर हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर शादी हुई है और आप हिंदू के मैरिज एक्ट के मीन्स डिवोर्स एक्ट के हिसाब से अगर डिवोर्स नहीं लेते हैं और बिना डिवोर्स किए अगर कोई आदमी दूसरी शादी कर लेता है तो उसको पनिशेबल ऑफेंस बताया गया है, तो वो उसकी बात सेक्शन 17 में की गई है। उसके बाद जो है सेक्शन 18 जो है वो पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सर्टन अदर कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिजेस, दूसरे कोई कंडीशंस है उसमें पनिशमेंट यानी कि सजा क्या प्रावधान क्या है उसके बारे में बात की गई है। उसके बाद जो है वो चैप्टर 5 शुरू होता है जो प्योरली ज्यूरिडिक्शन एंड प्रोसीजर के बारे में। अभी तक हमने देखा कि हमारे बारे में था यानी कि ह्यूमन के बारे में था, अभी जो है कि कोर्ट और वो सारी सिस्टम जो है वो किस तरह से उसको उसका प्रोसेस चलाएगी, तो वो है। तो 19 नंबर की सेक्शन जो है वो कोर्ट टू विच पिटिशन शेल बी प्रेजेंटेड, कि किन कोर्ट को दी जाए, तो समझो फैमिली कोर्ट को दी जाती है, उसका ज्यूरिडिक्शन क्या होना चाहिए, तो आप जहाँ पे रहते हो, आपकी शादी जहाँ पे हुई है, आपका स्पाउस जहाँ पे रहता है वो हो सकता है। फिर सेक्शन 20 जो है कंटेंट्स एंड वेरिफिकेशन ऑफ द पिटिशन, पिटिशन जब भी आप फाइल करते हैं तो उसका वेरिफिकेशन होता है कोर्ट के अंदर। अब जब जाते हैं तो पिटिशन जब देते हैं तो वो पार्टी को बुलाते हैं जुडिशियल क्लर्क और उनका वेरिफिकेशन लेते हैं। एक तो उनका आधार कार्ड लेके ये देखते हैं कि ये वही पर्सन है, फिर उनको पूछते हैं कि इनके अंदर जो भी लिखा है वो आपको पता है और आपने जानकर ही, फिर आपने समझकर जान समझकर ही फिर इस पे साइन की है, वो सारी बात करके फिर उसको वेरीफाई किया जाता है पिटिशन को। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ एक्ट 5 ऑफ 1908 की बात की गई है कि सिविल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के हिसाब से किस तरह की प्रोसेस होती है, जैसे कि नोटिस भेजी जाती है, रिस्पोंडेंट को बुलाया जाता है, वो सारी बात इसके अंदर है। उसके बाद सेक्शन 21 जो है 21 की जो ए जो है वो पावर टू ट्रांसफर पिटिशन इन सर्टन केसेस, किसी केस में क्या होता है कि पार्टी जो है, एक पार्टी जो ऐसा बोलते हैं कि हम तो ये शहर में नहीं आ सकते। फॉर एग्जांपल मैं महाराष्ट्र में, तो मैं गुजरात का और महाराष्ट्र का एग्जांपल लेती हूँ। तो जैसे कि मेरे किसी क्लाइंट का केस जो है वो गुजरात में चल रहा है, क्लाइंट रहते हैं महाराष्ट्र में, तो वो बोलते हैं कि मैं बार बार गुजरात नहीं जा सकती, तो मेरे केस को आप जो है मैं जहाँ पे रहती हूँ नजदीकी कोर्ट में ट्रांसफर कर दीजिए। तो अगर समझो महाराष्ट्र में ही रहते हो और महाराष्ट्र की किसी कोर्ट में ट्रांसफर कराना है, यानी कि हम यहाँ पे रहते हैं
बांद्रा साइड और हमको केस ट्रांसफर कराना है पुणे से या नासिक से या कहीं से, तो हम वो ट्रांसफर कराने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट जा सकते हैं। पर जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में वो पिटिशन को ट्रांसफर कराने की बात करते हैं तब हमें सुप्रीम कोर्ट में जाना होता है, क्योंकि स्टेट को इंटरनल पावर होते हैं, पर एक स्टेट से दूसरे स्टेट को, क्योंकि जब एक स्टेट होता है तो स्टेट जो है वो लोअर कोर्ट को ऑर्डर करती है कि भाई ये कोर्ट जो है वो ये केस इस कोर्ट को ट्रांसफर कर दे, तो वहां पे हो गया, क्योंकि उसका सुपर पावर जो है वो उसका स्टेट ही है। पर यहाँ पर जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना हो तो इसका सुपर पावर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास होता है, तो सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन डालनी पड़ती है ताकि वो पिटिशन जो है, और फिर उसी तरह से केस चलता है और पिटिशन को ट्रांसफर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उसका हमें ऑर्डर मिलता है। उसके बाद सेक्शन 21B जो है वो स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू ट्रायल एंड डिस्पोजल ऑफ पिटिशन अंडर दिस एक्ट, इसके बारे में बात की गई है। फिर सेक्शन 21C जो है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस की बात है, और सेक्शन 22 एविडेंसेस के बारे में हमें पता है, मैंने कई बार डिटेल में भी बात किया कि आज जो है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस के अंदर डिजिटल भी शामिल हो गए हैं, डिजिटल एविडेंसेस की भी, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस की भी बात होती है, तो कई सारी चीज़ें हम एविडेंसेस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, आपको उसकी भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और सेक्शन 22 जो है वो प्रोसीडिंग्स टू बी इन कैमरा एंड मे नॉट बी प्रिंटेड और पब्लिश, बहुत ही क्रूशियल सेक्शन है कि ये, क्योंकि ये फैमिली मैटर है, हस्बैंड वाइफ की प्राइवेट मैटर भी यहाँ पे बात की जाती है, तो इस प्रोसीडिंग्स को इन कैमरा, यानी कोर्ट के अंदर कैमरा होता है उसी के अंदर ये चलाई जाती है और कोई अंदर आ नहीं सकता है, पार्टी और वो भी हस्बैंड वाइफ के अलावा कोई अंदर आ नहीं सकता है, और इसकी कोई भी चीज ऑनलाइन नहीं रखी जाती है। अगर जब भी हमारे महाराष्ट्र में सारी चीजें ऑनलाइन है, हमको पूरे केस ऑनलाइन फाइल करने पड़ते हैं, पर अगर हमको समझो जजमेंट डाउनलोड करना तो फैमिली कोर्ट की जो पोर्टल है, यानी कि हमारा फैमिली कोर्ट का जो जजमेंट होगा वो हमें वहां नहीं मिलेगा, वहां सिर्फ इतना लिखा होगा कॉपी ऑफ जजमेंट, हमको जजमेंट फिर कलेक्ट वहीं से करना है। ठीक है, डीवी मैटर का होता है क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस है, पर फैमिली कोर्ट जहाँ पे डिवोर्स हुआ है वहां पे उनके जजमेंट जो है वो अभी ये ऑर्डर आया है हाई कोर्ट का कि उसको अपलोड ना किया जाए, क्योंकि उसके अंदर नाम वाम सब होता है। हाँ, और अपलोड किया भी जाता है तो जिसके अंदर नाम और उनकी आइडेंटिटी नहीं होती है। ठीक है, तो अगर कोई भी मेरा केस नंबर जानकर अगर वो ऑनलाइन जाके मेरा जजमेंट डाउनलोड कर सकता है, पर उसे पता नहीं चलेगा कि ये किसका है। फिर सेक्शन 23 जो है वो डिक्री इन प्रोसीडिंग्स, यानी कि अगर हम एक बार जजमेंट लेते हैं तो कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसका फिर सर्टिफिकेट लेना होता है, जिसे हम डिक्री कहते हैं। और उसके बाद जो है सेक्शन 23A जो है वो रिलीफ फॉर अ रिस्पोंडेंट इन डिवोर्स एंड अदर प्रोसीडिंग्स, रिस्पोंडेंट यानी सामने वाला, हमने जिस पर केस किया है उसको भी कुछ रिलीफ दी गई है, उसकी बात है। सेक्शन 24 जो है वो मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग्स, यानी कि प्रोसीडिंग्स जब चालू है उसके दौरान जो इंटरिम मेंटेनेंस मांग सकते हैं या मेंटेनेंस मांग सकते हैं उसके बारे में बात की गई है। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो सेक्शन 25 जो है वो परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस की बात करते हैं। परमानेंट एलिमनी यानी अगर डिवोर्स करते हैं तो एक लमसम अमाउंट डिस्कस होता है और फिर वो फाइनलाइज करते हैं, दोनों पार्टी अगर अग्री है तो इसे जो है वो परमानेंट एलिमनी बोलते हैं। यानी कि एक बार हस्बैंड ने बोला कि मैं इतना पैसा दूंगा, उसके बाद अगर डिवोर्स पेपर साइन हो गए और हम कोर्ट ने अगर हमको डिक्री जजमेंट दे दिया तो उसके बाद पैसे नहीं मांग सकते, यानी उसके अंदर मेंटेनेंस वो सब कुछ आ जाता है। फिर सेक्शन 26 जो है वो कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन की बात करते हैं, क्योंकि शादीशुदा अगर बच्चे नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं आती है सेक्शन की, पर अगर बच्चे हैं और डिवोर्स हो रहा है तो उसकी कस्टडी किसके पास होगी, सोल कस्टडी है या पार्ट कस्टडी है, मदर के पास सोल कस्टडी है या फादर के पास सोल कस्टडी है, मदर के पास पार्ट कस्टडी है और फादर के पास पार्ट कस्टडी, ऐसा भी सब होता है। आपको अगर चाइल्ड कस्टडी के लिए कोई भी सवाल है प्लीज आप इस वीडियो के अंदर कमेंट में डालें। आप उसके बाद जो है सेक्शन 27 जो है डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी है, सेक्शन 28 जो है अपील फ्रॉम डिक्रीज एंड ऑर्डर्स है, अगर हमको मंजूर ना हो तो हम अपील कर सकते हैं, उसके बारे में है। सेक्शन 28 जो है एनफोर्समेंट ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स है, कई बार एनफोर्स कराना पड़ता है। सेक्शन 30 जो है वो रिपील है। तो इस तरह से देखें तो ये इतनी बड़ी किताब, इतनी बड़ी बुक के अंदर जो है ये मैरिज एंड डिवोर्सेस लॉ है, और ये इसमें सिर्फ हिंदू मैरिज नहीं है, पारसी, क्रिश्चियन, मुस्लिम सारे मैरिजेस और उसके डिवोर्स के बारे में बात की गई है। तो इसके अंदर से मैंने आपको ये बताया कि जो लोग मुझे ऐसा पूछते हैं कि मैम आपने खाली सेक्शन 13 की ही बात क्यों की, आपने और कोई सेक्शन की बात क्यों नहीं की, क्योंकि मेरे फील्ड से रिलेटेड ये थे और ये लोगों के क्वेश्चन ही आ रहे थे। पर अगर आप सच में हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं बेशक इसके ऊपर और एक सीरीज लेके आऊंगी जिसके अंदर मैं हर सेक्शन को समझाऊंगी। पर
और कैसा होता है उसका फिर छोटा वीडियो नहीं बनता है, आपको मेरे लंबे वीडियोस भी देखने पड़ेंगे। और मैं कोशिश करूँगी कि आपकी जो डे टू डे लाइफ की जो लैंग्वेज होती है, आप जिस भाषा में समझ सकते हो, जितनी आसान एग्जाम्पल दे के मैं समझा सकती हूँ वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। तो मुझे उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। और मेरे वीडियो में आपको जो भी कमेंट करने हैं वो कर सकते हैं। कमेंट रिस्पेक्टफुली करें, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की जो डिग्निटी है उसको मेंटेन करें और अपना और अपनों का ख्याल रखें। हम जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।